हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये एक स्पेशल और हाईली मोस्ट डिमांडेड वीडियो क्लास 11th का आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी बच्चों का आज आज यानी कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका 12 मार्च को, ठीक है। और कल कल यानी कि जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका 13 मार्च को आपका इकोनॉमिक्स का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है बच्चों। इसी की तैयारी के लिए हम लोग अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कह लीजिए या सैंपल पेपर कह लीजिए, इसी का सॉल्यूशन कर रहे थे, ठीक है। जिसके पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है और पार्ट 1 के अंदर आपका जो खंड आ था अर्थशास्त्र में सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स का, ये बता दिया है। अब जो हमारी ये वीडियो है अभी वाली जो आप देख रहे हो, ये हमारी पार्ट 2 की है। और पार्ट 2 के सेशन के अंदर हम अपना जो खंड बा है व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको देखेंगे, ठीक है। और बच्चों, जो भी हम क्वेश्चन इस खंड बा में देखने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां से आज के आपके पेपर में और जिनका कल भी पेपर है, सभी के एग्जाम में क्वेश्चन के रिपीट होने के हाईली चांसेस हैं। ये वो क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्जाम में आए हैं, ठीक है। और बच्चों, डेफिनेटली इस वीडियो से आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखने मात्र में, है ना। तो सेशन को बिल्कुल एंड तक जरूर देख लीजिएगा। बाकी अगर पैटर्न की बात कर लेंगे तो देख सकते हैं पेपर में 20 एमसीक्यू होंगे, 10 आपके इसमें, 10 इसमें, 4 आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, 6 आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, तो 3 इसके अंदर, 3 इसके अंदर, और 4 आपके जो क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के, तो 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, है ना। ऐसे सेक्शन ए इंग्लिश में, सेक्शन बी इंग्लिश में, ऐसे रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है पेपर का पैटर्न, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस पार्ट 2 की वीडियो को। और हाँ, आप सभी बच्चों को एडवांस में ही, जिनका आज है उनको भी और जिनका कल है, सभी बच्चों को मेरी तरफ से आपके एग्जाम के लिए विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं और अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस पार्ट 2 की वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके ओके, चलिए यहां से शुरुआत होता है बच्चों आज का हमारा पेपर का जो सबसे पहला क्या, एक ही सेक्शन तो डिस्कस करना है, सेक्शन नंबर बी, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला। ओके बच्चों, तो देखिए जितने बच्चे लाइव सेशन में सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बच्चे साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, मैं कथन पढ़ूंगा दोनों और आप देखना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो कथन पहला हमारा क्या कहता है कि जो अस्पष्ट लागतें होती हैं, अस्पष्ट लागतें उत्पादन प्रक्रिया में किसी उत्पादक के द्वारा उपयोग की गई निजी कारकों की अनुमानित लागत है, ठीक है। अस्पष्ट लागत ये होती हैं। कथन दो क्या कहता है कि अस्पष्ट लागतों में सामान्य लाभ भी शामिल होता है, जैसे कि स्वयं की भूमिका लगान हो गया, स्वयं की पूंजी पर ब्याज हो गया, तो ये भी सही है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई। ओके, कितने बच्चे आंसर करते हैं देखते हैं। यस सर जी, ए राइट हो जाएगा, बहुत अच्छे। जी हाँ, ए राइट होगा क्योंकि आपका पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन दोनों ही सत्य हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपका इंग्लिश में आ जाता है यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ये दोनों ही करेक्ट हैं किसके संबंध में, इम्प्लिक्ट कॉस्ट के संबंध में। ओके, तो ऑप्शन आपका ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है हमारा, जब सीमांत उत्पाद जो है शून्य हो जाता है तब कुल उत्पाद क्या होता है, यानी कि जब हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट की, जब ये जीरो होता है तब टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाता है। तो टोटल प्रोडक्ट कितना होता है भाई, सर ए होगा, मिश्रा शवंग राजपूत ए, दीपांशु गौतम ए, वेरी गुड, ए राइट हो जाएगा। जब सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है तो जो उत्पाद है ना, टोटल जो प्रोडक्ट है वो बढ़ जाता है, क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपका एक अथवा है, तो आपका जो सेक्शन बी रहेगा ना, इसमें आपको 2 क्वेश्चन के जो एमसीक्यूज है इसमें आपको अथवा मिल जाएगा। ओके, तो 20 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे संतुष्टि का बिंदु कहा जा सकता है, अर्थात जब हम संतुष्टि के बिंदु की बात करते हैं तो इसमें से कौन सा सही होगा, कि क्या केवल सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है इसको बोलेंगे, सीमांत उपयोगिता शून्य होनी चाहिए तब संतुष्टि बोलेंगे, कुल उपयोगिता बढ़ने पर या फिर घटने पर, तो किस पॉइंट पे आके हम बोलेंगे कि ये संतुष्टि हो रही है, ठीक है। मिश्रा शवांग वेरी गुड, शाहवाग बी राइट हो जाएगा, वेरी गुड।
सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है तब संतुष्टि का बिंदु से कह सकते हैं, तो बी राइट है। अब इसके अथवा वाला क्वेश्चन बताओ बच्चों कि जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता के व्यवहार में क्या होता है, यानी कि जब हम बात करते हैं टोटल जो उपयोगिता है जब इसके घटने की, तो सीमांत जो उपयोगिता है तो इसका व्यवहार में क्या इसके व्यवहार में फर्क पड़ता है। क्या कुल उपयोगिता के घटने पर सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, ऋणात्मक होती है, घटती है या फिर शून्य हो जाती है, तो क्या होता है इसका संबंध। सर इसका सी होगा। वेरी गुड, राइट आंसर है आपका। एक सेकंड, सी नहीं होगा। देखिए घटना और ऋणात्मक होना दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, इसीलिए यहां पे हम जिस शब्द का उपयोग करेंगे वो है ऋणात्मक होना। ओके, इंग्लिश में आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, इट इज marginal utility 0, and what happens to marginal utility when total utility decreases, it is become negative। क्वेश्चन नंबर 21। अब इसमें भी देखिए आपका एक अथवा क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, तो ध्यान से पढ़ो। कहा गया है किसी वस्तु की मांग में जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो इसका क्या कारण होता है। जब भी किसी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, यानी कि किसी भी गुड्स की जो सप्लाई है, ठीक है, जो उसकी डिमांड है, उसकी डिमांड में जब इंक्रीज हो जाती है तो उसका मेन रीजन क्या होता है। तो मेन रीजन क्या होता है भाई कि जो संतुलन कीमत है और संतुलन मात्रा है ये बढ़ जाती है। जब संतुलन कीमत और मात्रा ये दोनों ही बढ़ जाएंगी तब वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों ने डी राइट आंसर दिया है। अब इसका बताओ बच्चों कि किसी भी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि के कारण है। देखो देखो ध्यान से देखो, ऊपर हमने क्या समझा कि किसी वस्तु की जब मांग में वृद्धि होती है तो इसका कारण होता है कि जो संतुलन कीमत है और संतुलन जो मात्रा है ये इसमें वृद्धि होना है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि की तब इसका क्या कारण होता है, ठीक है। तो पूर्ति में वृद्धि का कारण क्या है भाई, बताओ सारे बच्चे एक बार, देखते हैं किसको पता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत से बच्चे राइट आंसर कर रहे हैं। चलिए सर इसका बी होगा, नहीं बी नहीं है इसका, इसका राइट आंसर है बच्चों डी वाला। कैसे सर, क्योंकि संतुलन कीमत में कमी हो जाएगी जब वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होगी, तो सिंपल सी बात है जो संतुलन कीमत है उसमें कमी हो जाएगी और जो संतुलन मात्रा है ये बढ़ जाएगी, है ना, जब वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होती है तो। ओके, फिर इंग्लिश में व्हाट आर द रीजन फॉर इंक्रीज इन डिमांड फॉर कमोडिटी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे जो है डी वाला राइट है। उसके बाद में आते हैं यहाँ पे अच्छा हाँ, इसका ये रहा आपका डी वाला ऑप्शन है। ओके, चलिए तो अभी तक हमने कितने एमसीक्यूज कर लिए हैं एक बार कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन 18, 19, 20, 21 यानी कि टोटल 4 हो गए, है ना। चलिए पांचवें एमसीक्यू की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं किसी इकोनॉमी में आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के कारण की, तो क्या कारण है जैसे कि इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसी इकोनॉमी में कंट्री की इमर्ज होती हैं, तो रीज़न सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारे पास जो साधन है वो तो बहुत कम है लेकिन हमारी आवश्यकताएं अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। तो क्या मतलब ये है कि असीमित मानव आवश्यकताएं तथा सीमित संसाधन, ठीक है। यस सर, सी सर होगा इसका। वेरी गुड, मिश्रा गेमिंग एंड स्वाग राजपूत, दीपांशु गौतम, सी राइट है। देखिए बच्चे बहुत ही कम देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन होते हैं और कल तो आपका पेपर भी है, पता नहीं क्यों बच्चे ज्वाइन नहीं हुए अभी। चलिए कोई नहीं, जो ज्वाइन हुए कम से कम उनकी तैयारी हो जाएगी। ओके, तो इंग्लिश में आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। अब थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कहा गया है क्वेश्चन 23 में, 20 के मूल्य पर कोई प्रकाशक अपनी किताब की 9000 प्रतियां बेचता है। ध्यान से देखो, 20 रुपए के मूल्य पे कोई भी प्रकाशक जो है वो अपनी किताब की 9000 प्रतियां बेच देता है, 9000 कॉपी बेचता है। यदि वह अपनी उस किताब का मूल्य घटाकर 15 रुपए कर देगा तो प्रकाशक अपनी किताब की कितनी प्रतियां बेचने की उम्मीद करेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब उसका जो प्राइस है पहले 20 था तो उसने 9000 बेची, ठीक है, 9000 बेची। अब उसका प्राइस कम हो गया है तो सिंपल सी बात है 20 रुपए के हिसाब से 9000 का जो इतना मुनाफा हुआ है उतना कमाना चाहेगा। तो क्या करेगा वो 9000 से भी ज़्यादा सोचेगा ना बेचने की, ताकि उसका मुनाफा 20 के इक्वल हो जाए, है ना। एक बच्चा कह रहा है सर हमारा 16 को है। देखो ये जो पेपर है ना
वो आपके कल के लिए भी इंपॉर्टेंट है 15 तारीख के लिए, और जो आपका 16 तारीख को इवनिंग के बच्चों का है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, जी हाँ दीपांशु, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका ए वाला राइट हो जाएगा। 9,000 से अधिक प्रांतियां बेचेगा, 9,000 से अधिक कॉपियां बेचेगा अपने लाभ को कमाने के लिए। तो ऑप्शन आपका जो है वो ए राइट हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनादिमान वक्र की विशेषता है। इन चारों में से कोई एक ऐसी विशेषता है जो अनादिमान वक्र की विशेषता है, वो कौन सी है। तो ध्यान से पढ़ो। अनादिमान वक्र ढाल ऊपर को होता है, नहीं होता क्योंकि ये उन्नतोदार होता है, ठीक है। उच्च अनादिमान वक्र उच्च संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। हाँ ये वाला सही है भाई। क्यों भाई? क्योंकि जो अनादिमान वक्र जब ऊंचा होता है तो वो संतुष्टि के उच्च स्तर को दर्शाता है। ओके, बी होगा सर, मिश्रा जी वेरी गुड। इसी के बाद में आपका इंग्लिश में यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से पढ़ो। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है। तो कौन सी शर्त, कौन सी बेसिकली क्या बोलते हैं कंडीशन इसमें से जरूरी नहीं है। तो सबसे पहला, क्रेता विक्रेताओं की बड़ी संख्या होना, बिल्कुल ठीक है। समरूपता उत्पाद, बिल्कुल ठीक है। प्रवेश की स्वतंत्रता, परिवहन लागत की उपस्थिति। तो इसमें से कौन सा राइट होगा भाई कि जो प्रतियोगिता बाजार में इसकी शर्त नहीं है। तो कौन सा राइट है भाई? सर इसका भी बी होगा, समरूप उत्पादक। अरे जिस हिसाब से मार्केट में कंपटीशन चल रहा है उसी हिसाब से तो वो क्या बोलते हैं प्रोडक्शन किया जाएगा ना। तो ये तो उसमें होना चाहिए, है ना। प्रवेश की स्वतंत्रता भी उसमें होना चाहिए। तो कौन सा होगा? वेरी गुड, यहाँ पे डी होगा, परिवहन लागत की उपस्थिति, ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26। अब ये बेसिकली हमारा जो कुछ कथन होते हैं ना उस पर विचार करके हमें देखना होता है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो वो वाला ये कथन है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक वस्तु का बाजार, एक जो वस्तु है ये बाजार के संतुलन में है, ठीक है। एक वस्तु बाजार संतुलन में है। इस वस्तु की मांग में अचानक से वृद्धि हो जाती है जिसमें कारण बाजार में परिवर्तनों की श्रृंखला जो है वो नीचे दी गई है। अर्थात मार्केट में एक वस्तु थी जिसकी वैल्यू नॉर्मली थी, ठीक है, लेकिन इन सभी कारणों की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अब हमें ध्यान से देखना है कि इनमें से वो कौन से कारण शामिल होंगे। तो सबसे पहला, संतुलन मात्रा तथा संतुलन कीमत में वृद्धि होती है तब ऐसा होता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे पता है क्या है, आपको सीक्वेंस वाइज लगाना है, ठीक है। कौन सी घटना सबसे पहले होगी इनमें से। ओके, तो अब थोड़ा ध्यान से समझो क्योंकि सीक्वेंस वाइज लगाना है ना। तो कोई भी वस्तु जब वो मार्केट में है तो उसके कारणों के संबंध में हमें जब ये बताना हो कि इसकी जो प्राइस है, इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ी क्यों है, तो इसमें सबसे पहला होता है बच्चों, मांग वक्र जो है ये दाईं ओर खिसकने लगता है जिससे अधिक की मांग बढ़ जाती है। उसके बाद फिर खरीदारों के मध्य प्रतियोगिता होनी शुरू हो जाती है। फिर प्रतियोगिता होती है तो इसमें कीमत में वृद्धि होने लगती है। उसके बाद फिर मांग में संकुचन तथा पूर्ति में विस्तार शुरू हो जाता है। फिर आता है संतुलन मात्रा और संतुलन कीमत में वृद्धि होना, ठीक है। तो यानी कि पहले पे आपका पांचवा है, फिर तीसरा है, फिर दूसरा है, फिर चौथा है और फिर पहला है। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें से भाई? राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। ओके, इसी प्रकार से आप इंग्लिश में देख सकते हैं। यहाँ पे ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है, और ये रहे आपके क्वेश्चंस का, तो ये रहा आपका सी वाला। अब अभिकथन कारण है। अभिकथन कारण को ध्यान से पढ़ो बच्चों। अभिकथन क्या कहता है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले पूर्ति की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को पूर्ति की कीमत लोच कहते हैं। अरे सर जी हिंदी थोड़ी कठिन नहीं है, देखो ध्यान से पढ़ो। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले पूर्ति की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को पूर्ति की कीमत लोच कहते हैं। बिल्कुल राइट है। कारण क्या कहता है कि पूर्ति की कीमत लोच को ज्ञात करते समय वस्तु की अपनी कीमत को छोड़कर सभी अन्य कारकों को समान रखा जाता है। वस्तु की पूरी जो उसकी खुद की कीमत है उसको छोड़ के बाकी अन्य जो कारक है इन सभी को समान रखा जाता है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, हमारा अभिकथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इंग्लिश में। तो एसेशन हमारा ठीक है, रीजन भी ठीक है और रीजन एसेशन की सही एक्सप्लेनेशन भी देता है। ओके, तो ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट है। तो यहाँ तक कि अभी तक के आपको ये जो जितने भी, वैसे तो आपके 10 MCQs हो गए, ठीक है, लेकिन MCQ की अगर हम चॉइस की बात करें तो टोटल 12 हो गए।
तो अगर आप सभी को ये 12 के 12 एमसीक्यू समझ में आ गए हैं तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखिए ये समझ में आ गए हैं। चलिए अब बात करते हैं 3-3 नंबर के क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, देखो बच्चों, अनादिमान वक्र की 3 विशेषताओं को ध्यानपूर्वक समझाइए। तो अनादिमान वक्र की क्या क्या सब विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता यह है बच्चों कि अनादिमान वक्र जो है इनका ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि एक वस्तु की इकाइयों का अधिक उपभोग करने के लिए दूसरी वस्तु की जो कुछ इकाइयां होती हैं इनको हमें त्यागना पड़ता है ताकि संतुष्टि स्तर वही बना रहे। ठीक है, इसीलिए इसकी जो हम पहली विशेषता की बात करते हैं वो होती है कि इसका जो ढलान है वो बाएं से दाएं की ओर होता है। दूसरा, मूल बिंदु की ओर उत्तरयन की उन्नतोदार होता है। कैसे? हास्यमान सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण सीमांत प्रतिस्थापन दर निरंतर घटती रहती है, इसीलिए ये उन्नतोदार होता है। फिर अगला है बच्चों कि ऊंचा अनादिमान वक्र जो है वो ऊंची उपयोगिता को दर्शाता है, अर्थात ऊंचा अनादिमान वक्र वस्तुओं के बड़े बंडलों को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि अधिक उपयोगिता एकदिष्ट अनादिमान के नियम के कारण होती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है आपके अनादिमान वक्र की विशेषताओं के। वैसे तो हैं तो 1-2 और भी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे बस पता होनी चाहिए, वो ये है। ओके, अब इंग्लिश में एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनडिफरेंस कर्व। तो इनडिफरेंस कर्व की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या फीचर्स हैं, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 29 3 नंबर का अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है हमारा। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से होने वाले वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यानी कि एज ए कंज्यूमर जब हमारी आय में परिवर्तन होता है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, तो इसका वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये बताना है। तो आओ समझो क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों। बेसिकली इन परिवर्तनों को हम 2 चीजों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे? एक डिवाइड करते हैं सामान्य वस्तु के बारे में, एक डिवाइड करते हैं निम्न कोटि की वस्तुओं के संबंध में। कैसे सर? देखो, सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन पर आय प्रभाव जो है वो धनात्मक एवं कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तभी इनकी मांग बढ़ती है। इसके विपरीत यदि आय में कमी होती है तो उसकी मांग में कमी हो जाती है। ठीक है, नॉर्मली डेली बेसिस की हमारी जो वस्तुएं हैं, ठीक है, हम इसको खरीदते रहते हैं, लेकिन जब हमारे पास पैसे नहीं होते, हमारी आय में कमी हो जाती है तो हम नहीं खरीद पाते हैं, और जब पैसा ज़्यादा होता है तो हम नई नई चीज़ें और खरीद लेते हैं, है ना। तो ये सामान्य वस्तुएं इसमें आती हैं। फिर निम्न कोटि की वस्तुएं इसमें आती हैं। ये वे वस्तुएं हैं जिनका आय प्रभाव हमेशा ऋणात्मक होता है। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो इन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। इसकी विपरीत यदि उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो इनकी मांग बढ़ जाती है ना। तो यही इन दोनों के बीच का संबंध है। तो सामान्य वस्तु और निम्न कोटि की वस्तु, अब आप समझ गए बढ़िया तरीके से। तो ये होता है परिवर्तन जब उपभोक्ता की आय कम हो या ज्यादा हो तो उससे वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों? रूपांतरण की सीमा दर क्या है, एक उदाहरण सहित समझाइए। तो रूपांतरण की सीमा दर क्या होती है आप समझो। देखो, रूपांतरण की सीमा दर, जब 2 वस्तुएं उत्पादित करने वाली अर्थव्यवस्था में एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ता है उसे रूपांतरण की सीमांतर दर कहते हैं। सिंपल सी बात है, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वस्तु की जो अतिरिक्त इकाइयां हैं, ठीक है, उनको उत्पादित की जाने वाली जो दूसरी वस्तु की इकाइयां हैं इनसे त्याग दिया जाता है। इसे ही रूपांतरण की सीमांतर दर बोलते हैं। फिर जैसे माना एक अर्थव्यवस्था केवल 2 वस्तुओं एक्स और वाई का उत्पादन करती है। ध्यान से समझना, कोई एक इकोनॉमी है जो कि एक्स और वाई केवल इन 2 वस्तुओं का उत्पादन करती है। जब संसाधनों का पूर्ण और कुशलतम प्रयोग किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में 1x प्लस में 10y उत्पादन होता है। यदि अर्थव्यवस्था 2x वस्तुओं का उत्पादन करती है तो y वस्तु का उत्पादन 2 इकाई कम करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि x वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए 2y इकाई का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को इस प्रकार से जो हमारी रूपांतरण की दर है, सीमांतरण दर, वो 2y अनुपात 1x हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, तो ये आ गया समझ में। तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि रूपांतरण की जो सीमांत दर है ये क्या होती है। ओके, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देखें, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन
consumer income on the demand for product, and what is marginal state for transformation, explain with the help of an example। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो पहले तो आप ऊपर वाला देख लो कि कंज्यूमर इनकम जब चेंज होती है तो इसकी गुड्स की जो डिमांड होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो नॉर्मल गुड्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर जो गुड्स होती है इस पर क्या बेसिकली फ़र्क पड़ता है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद में जो मार्जिनल रेट है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या होता है आपको एक यहाँ पे बताना था एग्जाम्पल के साथ में। तो ये होती क्या है आप यहाँ से पढ़िए, और रही बात एग्जाम्पल की तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, अब जो हमारे अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 और 32, ये 3 क्वेश्चन हमारे 4 नंबर के हैं, ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन में अथवा है आपका। ओके, तो यहाँ पे अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं तथा पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घ काल में जो फर्म होते हैं ये असामान्य लाभ क्यों अर्जित नहीं कर पाते, कारण बताइए। तो सबसे पहले आपको कॉम्पिटिटिव जो मार्केट है आपको इसके बारे में बताना है, पूर्ण प्रतियोगिता कंपटीशन के बारे में आपको बताना है, और इस पूर्ण प्रतियोगिता में एक लंबे समय तक जो फर्म है वो असामान्य लाभ क्यों नहीं निकाल पाते ये बताना है। तो आइए समझते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्मों के प्रवेश और निकासी की स्वतंत्रता के परिणाम समझाइए। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो पहले समझते हैं जो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला, कि पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं और पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल जो है वो फर्म असामान्य लाभ क्यों नहीं अर्जित कर पाते इसके बारे में। तो बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की। इसका अर्थ एक ऐसी बाजार संरचना से होता है जहां बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे क्रेता और विक्रेता, खरीदने वाले, बनाने वाले और उपयोग करने वाले, ये सभी बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित कीमत पर समरूप वस्तु का लेन देन करते हैं। ऐसे बाजार व्यवस्था को पूर्ण प्रतियोगिता बाजारी व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। अब पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों का निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन पाया जाता है, यानी कि जहाँ पे मार्केट ओपन होता है, ओपन डोर मार्केट जो होता है ना, वहाँ पे कोई भी कंपनी कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है, उसकी मर्जी है, जितना उसने चाहा उतना व्यापार किया फिर चली गई, है ना। जब मौजूद फर्म लाभ कमा रही होती है तब यदि नई फर्म लाभ के कारण उद्योग में प्रवेश करती है तो इसके कारण पूर्ति में वृद्धि होती है, जिससे कि बाजार की कीमत में गिरावट आती है। जैसे मान लेते पहले कंपनी मात्र 5 ही थी, ठीक है, अब ये 5 कंपनियां एक पेन को 10 रुपए में बेचती थी, अब और 5 कंपनियां आ गई, ठीक है, और 5 आ गई तो टोटल हो गई अब 10 कंपनियां। अब यही 5 कंपनियों ने क्या किया है, उस प्राइस की जो वैल्यू थी, ठीक है, उस 10 रुपए की पेन की प्राइस की वैल्यू उसे कर दिया 9 रुपए। तो जब कंपनियां ज़्यादा होती हैं तो बाजार कीमत घट जाती है और फर्मों का होने वाला लाभ जो है वो भी घट जाता है, ठीक है। लाभ जो है इसकी वजह से निरंतर गिरते चले जाते हैं जब तक असामान्य लाभ शून्य ना हो जाए। दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म सामान्य लाभ अर्जित करती है, ये चीजें होती हैं, ठीक है बच्चों। आ गया समझ में? अगर समझ में आ गया तो सारे बच्चे एक बार कमेंट में लिखें, ठीक है, या फिर आप लाइव सेशन में बताओ, कमेंट में बताओ कि यस सर समझ में आ चुका है, ठीक है, ताकि मैं भी तो देखूं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर मैं अभी बोले चला जा रहा हूं। देखूं एक बार। ओके, ओके सर, यस सर समझ आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा जान के। अब इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करें। देखो क्या कहा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो फर्म होते हैं इनके प्रवेश और निकासी की जो स्वतंत्रता है इसके क्या परिणाम होते हैं, यानी कि किसी भी पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जब कोई भी कंपनी आती है जाती है तो इसके क्या परिणाम होते हैं, ठीक है। तो आइए ध्यान से समझते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्मों के प्रवेश और निकासी की स्वतंत्रता के परिणाम, ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए पहला पॉइंट, उद्योगों में मौजूद फर्म जब असामान्य लाभ प्राप्त कर रही होती है तो नई फर्म प्रवेश करती है, ठीक है। जैसा कि अभी आपको पेन वाले 5 कंपनी का 10 कंपनी का एग्जांपल लिया था वही वाला, उससे उद्योग का उत्पादन बढ़ जाता है और बाजार कीमत घट जाती है। जैसे आपको बोला था ना अभी मैंने कि 5 कंपनियां थी तो वो पेन बेचती थी 10 रुपए में, अब 5 कंपनियां और बाहर से आ गई तो कंपनियां हो गई 10। अब उत्पादन ज्यादा हो गया तो मार्केट वैल्यू सिंपल सी बात है घटेगी, 10 से 9 रुपए हो सकती है, 8 रुपए हो सकती है, ओके। फलस्वरूप लाभ जो है वो दोनों के ही घट जाते हैं, नए के भी और जो ऑलरेडी था उसके भी। नए फर्मों का प्रवेश तब तक जारी रहता है जब तक कि असामान्य लाभ घटकर सामान्य लाभ शून्य ना हो जाए, यानी कि जो पहले से कमा रहे थे ना ज्यादा लाभ, ठीक है ना, उनका लाभ जब तक शून्य ना हो जाए या फिर सामान्य ना हो जाए तब तक कंपनियां आती ही आती रहती हैं, ठीक है। जब फर्मों को हानि होती है तो वे उद्योग को छोड़ने लगती हैं, ठीक है। अब यही कंपनी जो 5 थी अब इनका टर्नओवर नहीं निकलता है,
अब इस 8 रुपए के 7 रुपए के पेन में, तो ये क्या क्या करेंगी, उस मार्केट को छोड़ के चली जाएंगी। ठीक है, परिणाम स्वरूप उत्पादन घट जाता है, कीमत बढ़ जाती है और हानि घटने लगती है। ठीक है, अर्थात उत्पादन घटने लगता है, कीमत फिर जो है बाकी की जो कंपनियां थी बढ़ जाता है और ये कहीं और चले जाते हैं, तो इनको भी लाभ जो था वो कम हो जाता है, लेकिन हानि कम हो जाती है इनके साथ ही। ठीक है, और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि हानि सामान्य लाभ में परिवर्तित ना हो जाए। जो हानियां हो रही थी इन 5 कंपनी को इस मार्केट से, जब ये दूसरे मार्केट में जाके अपने पैर स्थापित करती हैं, अपने आप को स्थापित करती हैं, तो तब जब तक उनको सामान्य लाभ नहीं होता है तब तक उनकी हानियां चलती रहती हैं। ठीक है, अतः पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्में दीर्घकाल के सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं। ठीक है, एमडी रिजवान, सर जी कब तक लाइव चलेगी? ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट और लगेंगे। ठीक है, 40 से 50 तक ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो ये हो गया आपका। अब इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड व्हाई इज परफेक्ट कंपटीशन द फर्म इज नॉट एबल टू अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट्स इन दी लॉन्ग रन गिव रीजन। तो ऐसा क्यों होता है? तो परफेक्ट कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव का क्या मीनिंग है आप यहाँ से पढ़ लीजिए, और ये लंबे समय तक क्यों लाभ नहीं कमा पाते वो पढ़िए। एंड सेकंड क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फिल्म्स इन अ सिचुएशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो वो क्या होता है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका आंसर जिसे आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे हमें दिया गया है कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, तो कुछ परिभाषा दी गई है वो हमें बतानी है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले है उपयोगिता। तो परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहले उपयोगिता की बात करते हैं। उपयोगिता क्या होती है बेसिकली। ओके, तो उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जो किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करता हो उससे उपयोगिता कहते हैं। यानी कि हमारे लिए जो बेसिकली ऐसी वस्तु का ये गुण है जो कि हमारी आवश्यकताओं से हमें संतुष्ट करता हो, ठीक है, उसे बोलते हैं। सेकंड है कुल उपयोगिता। तो ये क्या होती है? कुल उपयोगिता एक निश्चित समय में वस्तु की सभी इकाइयों का उपयोग करने पर प्राप्त जो संतुष्टि का योग है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। एक निश्चित टाइम पीरियड में वस्तु की सभी इकाइयों का उपयोग करने पर जो संतुष्टि मिलती है उसको बोलते हैं। ओके, तीसरा क्या था? सीमांत उपयोगिता, और चौथा हाशमान सीमांत उपयोगिता नियम। तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। फिर हासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की इकाइयों का निरंतर उपभोग करने पर प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घट जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया बढ़िया तरीके से। तो ये आपका क्वेश्चन 31 परिभाषित करने वाला ये आपका हो गया। अब इंग्लिश में आ जाएंगे, यूटिलिटी क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूटिलिटी क्या है। तो ये रहा आपका यूटिलिटी। फिर है कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, तो टोटल यूटिलिटी के बारे में ये रहा आपका। फिर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, तो उसके बारे में आपका ये रहा। एंड देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो इसके बारे में क्या होता है आप यहाँ से, अरे कहाँ चला गया, हाँ यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, अब 4 नंबर के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन 32 क्या कहता है? समझाइए कि किसी वस्तु की संतुलन कीमत उसी उत्पादन स्तर पर क्यों निर्धारित होती है जिस पर उस वस्तु की मांग व पूर्ति बराबर होती है। जैसे कि आपको क्या बताना है कि किसी मार्केट में जो वस्तु की संतुलन कीमत है वो बेसिकली उसी उत्पादन स्तर पे क्यों निर्धारित करते हैं जिस पर वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो। तो ऐसा क्यों होता है, आइए ध्यान से समझते हैं। देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि मांग पूर्ति से अधिक है, यानी कि किसी वस्तु की जो मांग है वो पूर्ति से अधिक है, तो क्रेता उतनी वस्तुएं नहीं खरीद पाएंगे जितनी की वह खरीदना चाहते हैं। अतः क्रेताओं में हो जाएगी बहुत ही बड़ी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बहुत हो जाएगा, जिसके कारण जो कीमत है ये बढ़ने लगेंगी, जिसके कारण मांग में संकुचन और पूर्ति में विस्तार होने लगेगा। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि मांग और पूर्ति ये दोनों ही बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो तीनों ही सिचुएशन में ये बराबर होगा। अब कैसे होगा वो देखो। तो पहली तो आपको पता चल गई। अब दूसरी है इसके विपरीत, यदि पूर्ति जो है वो मांग से अधिक है तो विक्रेता उतनी वस्तुएं बेच नहीं पाएंगे जितनी वो बेचना चाहते थे। अतः विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा होगी जिसके परिणाम स्वरूप
कीमतें गिरने लगेंगी, ठीक है, जिसके कारण मांग में विस्तार होगा और पूर्ति गिरने लगेगी, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि मांग और पूर्ति बराबर ना हो जाए। फिर है वस्तु की संतुलन कीमत उसी स्तर पर निर्धारित होती है जिस पर की मांग पूर्ति बराबर हो। अच्छा, ये तो वही मैंने बता दिया आपको। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका जो कि समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से 32 आपको समझ में आ गया। इसी को इंग्लिश में देखते हैं। एक्सप्लेन वाई द एक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ गुड determined at the production level at which demand and supply of the good are equal। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में आप यहां से पढ़ सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए अब बात करते हैं बच्चों अपने 6 नंबर के क्वेश्चंस की। और 6 नंबर में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक ही बार में। अब ना एक चीज को ध्यान से देखो, पेपर में क्या होगा कि एक अर्थव्यवस्था के लिए यहाँ पे जो निम्नलिखित समस्याएं दी गई हैं जिसका हमें विस्तार से वर्णन करना है, इन सभी समस्याओं को अलग से 6 नंबर में 3 करके पूछ सकता है, 4 नंबर में 3 मतलब 4 नंबर में 3 क्वेश्चन करके पूछ सकता है, या फिर 3 नंबर के 3 क्वेश्चन करके पूछ सकता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट मेरा कहने का ये है कि अब इन तीनों ही समस्याओं को, जो कि सबसे पहली है क्या उत्पादन करें, दूसरी है कि किस प्रकार उत्पादन किया जाए, और चौथी है किसके लिए उत्पादन किया जाए, इन तीनों केंद्रीय समस्याओं को बड़े ध्यान से समझना। क्योंकि पेपर में ना एक समस्या आपकी जो है 3 नंबर में इनमें से आनी ही आनी है। ठीक है, क्योंकि समस्या जो है मैंने कई साल के पेपर देखे हैं, एक समस्या तो आती है हर पेपर में। ओके, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपनी पहली वाली समस्या की। ठीक है, जो कि है क्या उत्पादन करें, इसकी समस्या। अर्थात देखो, एक अर्थव्यवस्था को उसके पास में उपलब्ध जो संसाधन है, उन सभी संसाधनों से वो किस वस्तु का, किस सेवा का उत्पादन करे। ठीक है, इसकी बहुत बड़ी समस्या होती है। कैसे? समस्या ये होती है कि अर्थव्यवस्था इन सम्मिश्रणों में से किस सम्मिश्रण का चयन करे, यह वस्तुओं और सेवाओं के चयन की सबसे बड़ी समस्या है। यानी कि हम अपने उपलब्ध रिसोर्सेज से, संसाधनों से किस वस्तु, किस सेवा का चयन करें, ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफिकल्टी ये भी सामने आती है कि हम मान लेते किसी वस्तु को, किसी सेवा को चयनित भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या उसकी हमें जरूरत है, क्या समाज में उसकी जरूरत है या नहीं है। क्योंकि अगर जरूरत नहीं है और अगर हमने उसका उत्पादन ज़्यादा कर दिया तो संसाधन बचेंगे नहीं, और अगर जरूरत है और हमने उसका उत्पादन कम किया तो ये तो गलत बात होगी, है ना। इसीलिए यदि एक वस्तु का उत्पादन अधिक किया जाता है तो अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए हमारे पास संसाधन कम बचेंगे। अतः अर्थव्यवस्था के समक्ष यह समस्या होती है कि वह किन किन वस्तुओं का उत्पादन कितनी कितनी मात्रा में किया जाए, क्योंकि संसाधन सीमित है और अनेक वैकल्पिक प्रयोग संभव है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में क्या उत्पादन करने की समस्या? अगर समझ में आ गया तो सारे बच्चे एक बार लाइव सेशन में बताएंगे ये सब समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ेंगे। निखिल सर, ये इंग्लिश में नोट मेकिंग कैसे लिखते हैं? इंग्लिश में नोट मेकिंग सर, ये देखिए, नोट मेकिंग के लिए अब मैं क्या करूँगा कि कल जो आपका ये इक्को का जब पेपर हो जाएगा ना, तो कल शाम को 7 बजे या 8 बजे आपके लिए जब मैं एक सैम्पल पेपर नंबर आपका इंग्लिश का जो तीसरा वाला है, इसकी जब वीडियो डालूंगा ना, तो उसमें क्वेश्चन नंबर जो 3rd होता है आपका 8 नंबर का नोट मेकिंग का, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से डिटेल से समझा दूंगा। ठीक है, वैसे तो सारे सैंपल पर मैं समझा ही देता हूँ, कल थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देकर समझाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो सेपरेट भी बना देंगे 1-2 दिन में, है ना, टेंशन मत लीजिए। ओके, एक बच्चा सही कह रहा है, क्या नाम है, सर इको पढ़ाते नहीं हैं, हमारे लिए पढ़ा रहे हैं। हाँ देखो, वैसे क्या है कि हमारे पास इको सब्जेक्ट जब मैं था तकरीबन 2017 या 18 में 11th क्लास में, ठीक है, तो हमारे पास में ये नहीं था। तो अभी जब हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं ना, तो पहले हम हर चीज़ को पहले से अच्छे से स्टडी करते हैं, फिर उसको समझते हैं खुद से 2-3 घंटे लगा के, फिर तब जाके हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको पेपर में नहीं मिलेंगे देखने को। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल को समझने के लिए, ठीक है, और उनको बनाने के लिए इतना टाइम भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स का भी पेपर है, 12th का भी हिंदी का आ रहा है, इंग्लिश का आ रहा है, आपका इंग्लिश का है, पॉलिटिकल का है, उसके बाद में फिर फिजिकल है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स जो है आप सपोर्ट मटेरियल से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसकी तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी। आपके लिए मैंने MCQs बना दी 100+। ठीक है, आपके लिए मैंने 3-3 सैंपल पेपर बना दिए हैं, आपके लिए मैंने 2 से लेके 3 टेस्ट पेपर बना दिए हैं।
और कितनी तैयारी चाहिए आपको, है ना। न्यूमेरिकल्स जो है सपोर्ट से कर लीजिए आप। जियोग्राफी और इंग्लिश तैयारी अच्छी हो जाएगी, टेंशन मत लो। जियोग्राफी की तो 1 नंबर की तैयारी करवा दूंगा आपको। यूट्यूब पे बहुत से क्या है, एक आधा ही चैनल मिलेगा जो शायद ऐसा करवाए, लेकिन मैं आपकी तैयारी बहुत अच्छे करवाऊंगा, ठीक है, जियोग्राफी की। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब इसी का दूसरा पार्ट समझते हैं। किस प्रकार उत्पादन किया जाए इसकी समस्या। तो आइए समझते हैं किस प्रकार उत्पादन किया जाए। यह समस्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रयुक्त जो तकनीक है इसके चयन की समस्या है। यानी कि मान लेते हैं हमने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या उत्पादन करना है, किस वस्तु का, किस सेवा का उत्पादन करना है। तो अब समस्या ये वाली जो है ना वो ये दर्शाती है कि हम किस तकनीक को चुने, किस विधि को चुने, ठीक है। सामान्यता तकनीकों को श्रम प्रधान तकनीक यानी कि अधिक श्रम और कम पूंजी, और पूंजी प्रधान तकनीक अर्थात अधिक पूंजी और कम श्रम। सिंपल सी बात है, जहाँ पे श्रम ज्यादा लग रहा है वहां पे पूंजी कम होगी, और जहाँ पे पूंजी ज्यादा लग रही है वहां पे श्रम कम होगा। तो इस प्रकार की दो जो क्या बोलते हैं तकनीकें हैं वो हमारे सामने आती हैं, ठीक है। श्रम प्रधान तकनीकों में अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन जो उत्पादन है इसमें पूंजी प्रधान तकनीकी की तुलना में कम होता है और खर्चा भी ज्यादा मिलता है। हालांकि रोजगार लोगों को मिलता है लेकिन उत्पादन बहुत कम होता है और पैसा भी ज्यादा लगता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो पद्धति पूंजी प्रधान है यानी कि जिसमें पूंजी ज्यादा लगती है उसमें उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन रोजगार थोड़ा कम मिलता है। अतः देश के समक्ष ये समस्या होती है कि वह उत्पादन के लिए किस तकनीक का चयन करे। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कपड़े का उत्पादन करना है, ठीक है। तो कपड़े का उत्पादन क्या हम श्रम प्रधान तकनीक के माध्यम से नई नई बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से करें, या फिर जो क्या नाम है पूंजी प्रधान है, ठीक है। पूंजी प्रधान यानी कि बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से, और श्रम प्रधान जो है इसका मतलब हो गया कि एक सेकंड देखो, उदाहरण के लिए जैसे मानते हैं कपड़े का उत्पादन करना है, ठीक है। तो इसमें पहले पूंजी प्रधान की बात करते हैं। तो इसमें बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े कारखाने होंगे, नई नई टेक्नोलॉजी होगी, तो पैसा ज़्यादा लगेगा, उत्पादन बहुत होगा लेकिन रोजगार कम मिलेगा। वहीं श्रम प्रधान में क्या होता है, इसमें रोजगार ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, इसमें पैसा ज़्यादा लगेगा और टाइम भी ज़्यादा लगता ही लगता है ना। तो ये चीज़ें थी, पैसा थोड़ा कम लगता है पूंजी प्रधान के मुकाबले। ओके, चलिए अब बात करते हैं तीसरी वाली समस्या की, ठीक है। अब तीसरी वाली समस्या ये है बच्चों कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, इसकी केंद्रीय समस्या को समझाइए। तो आइए समझते हैं। इस समस्या का संबंध उस वर्ग के लोगों के चयन से है जो अंततः वस्तुओं का उपभोग करेंगे। यानी कि जब हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि हम जो है ये इन वस्तु का, इस सर्विस का, ठीक है, इस वस्तु का, इस सेवा का उत्पादन करेंगे, हमने तकनीक भी डिसाइड कर ली कि हम श्रम प्रधान या फिर पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग करेंगे, दोनों में से कोई भी। अब समस्या ये आती है कि उत्पादन जो है वो किस वर्ग के लिए किया जाए, ठीक है। तो इस समस्या का संबंध उस वर्ग के लोगों के चयन से है जो कि वस्तु का उपभोग करेंगे। दूसरे शब्दों में इस समस्या का अर्थ ये है कि उत्पादन किस वर्ग को ध्यान में रखकर किया जाएगा। अमीर लोगों के लिए उत्पादन करना है या फिर गरीब लोगों के लिए उत्पादन करना है। स्पष्टता वस्तुओं का उत्पादन उन लोगों के लिए किया जाता है जिनके पास क्रय शक्ति होती है, अर्थात जो उसको खरीद सकते हैं। इसीलिए इस समस्या का संबंध उत्पादन के साधनों, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमशीलता, इसके बीच आय के वितरण से है जो कि उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपकी तीनों समस्या मैंने समझा दी। हालांकि तीनों एक साथ नहीं पूछेगा, अलग अलग करके आपसे पूछेगा। ओके, अब इसी में बात करते हैं अथवा वाले की। तो अथवा है बच्चों, परिवर्तनशील अनुपात के नियम को समझाते हुए इसके चरणों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो परिवर्तनशील अनुपात को समझते हुए इसके चरणों की व्याख्या करनी है, काफी डिफिकल्ट है बच्चों, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या कहता है, देखो, अल्पकाल में यानी कि किसी छोटे टाइम पीरियड में स्थिर साधनों को दी हुई मात्रा कुल के साथ परिवर्ती कारक की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो उत्पाद में होने वाले परिवर्तन को कारक के प्रतिफल का नियम कहा जाता है, ठीक है। अब इस नियम के अनुसार यदि अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए किसी परिवर्तन साधन की जैसे अधिक से अधिक इकाइयां बढ़ाई जाती हैं तो कुल उत्पादन सर्वप्रथम दर से बढ़ता है, ठीक है, फिर घटती दर से बढ़ता है और अंततः घटने लगता है। इस प्रकार से 3 चरण निकल के आते हैं, ठीक है। टीपी जो है बढ़ती दर से
बढ़ता है तो एमपी बढ़ता है, और टीपी घटती दर से बढ़ता है तो एमपी घटता है या फिर धनात्मक रहता है, और टीपी घटता है तो एमपी ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में गया इस तरीके से। अब इसके कुछ चरण हैं, तो चरण आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों वीडियो को पॉज करके। ठीक है, कि प्रथम चरण जो है वो ये कहता है कि जो प्रतिफल है, ठीक है ना, प्रथम चरण हमारा क्या कहता है, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। तो इसमें जो है कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। ठीक है, स्थिर साधनों के साथ जब परिवर्ती कारक की इकाइयों को लगातार बढ़ाकर प्रयोग किया जाता है तो प्रारंभ में कुल उत्पाद दर बढ़ जाता है तथा एमपी भी बढ़ता है। इसे क्रमशः हम किस रूप में दर्शा सकते हैं, एमपी तथा ओजे बिंदु दिखाया जाता है। ठीक है, सेकंड है द्वितीय चरण, घटते प्रतिफल की अवस्था। तो इसमें यह होता है कि कुल उत्पाद घटती हुई दर से बढ़ता है। ठीक है, तो अब इसके बाद में क्या कॉन्सेप्ट है, इसे आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके, अच्छा अभी तो लाइव चल रहा है, कोई नहीं, आप इसको यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये आपका तृतीय चरण है, आप इसको कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार आ चुका है पिछले 10 साल में। ओके, और काफी बड़ा था, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इंग्लिश मीडियम में बात करते हैं, तो डिस्क्राइब इन डिटेल द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो आइए समझते हैं। तो क्या सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के लिए क्या प्रॉब्लम है हमारी, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड ये है कि प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। तो प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस के बारे में आपका ये सेकंड वाला है, जिसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद में फिर हमारा यहाँ पे अगला आ जाता है थर्ड वाला, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए दिखा दिया। फिर आपका ये था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और इसके बाद में इसके क्या चरण थे इसके बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए इसके लॉ को, और फिर इसके जो चरण हैं वो टोटल 3 हैं। तो फर्स्ट स्टेज आपकी ये वाली है, फिर सेकंड स्टेज आपकी यहाँ पे आ जाती है, एंड देन आती है आपकी ये थर्ड वाली स्टेज। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। ये एक ही क्वेश्चन है आपका, बस उसी को अथवा करके पूछ लिया गया। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है कि परिवर्ती अनुपातों के नियम की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है, किसके माध्यम से, रेखाचित्र या फिर अनुसूची की सहायता से। ओके, अब आइए इसको व्याख्या कहते हैं, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको बताना है परिवर्ती अनुपातों के नियम के बारे में। तो स्पष्ट है भाई कि परिवर्ती अनुपातों का नियम क्या होता है, तो उसके बारे में ये बातें स्पष्ट हैं। उसके बाद फिर बढ़ते प्रतिफल की जो अवस्था है, इसके जो चरण हैं वो क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली पहले तो आपके 3 चरण आते हैं। अब ये चरणों में क्या क्या होता है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बढ़ते हुए का, फिर ये घटते हुए प्रतिफल का है, और ये ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था है। उसके बाद आपको एक टेबल दे दी गई है, एक तरफ मशीन है, श्रम की इकाइयाँ हैं, कुल भौतिक उत्पाद हैं, सीमांत उत्पाद है, इसके बारे में। ओके, तो ये था। फिर यहाँ पे आपको कैसे से डिजाइन करना है तो उसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। छोटा कर दूं एक बार इसको, देखो ये देख लो, अब छोटा कर दिया इसको, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पूरा का पूरा एक ही बार में। अब इसको बनाने का, रेखा चित्र को बनाने के चरण क्या क्या होते हैं, तो 3 चरण हैं। कौन कौन से, ये रहे आपके 3 चरण, जिन्हें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, कुछ इसमें ध्यान देने वाली बात भी है। ठीक है, तो ये रहा, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बस यहीं तक आप पढ़ो, बाकी नीचे का वो कुछ नहीं है, यही आपका मैन था। एक सेकंड, ये तो प्रश्न पत्र वाला हो गया, चरण तो आपके ये थे, मैं वही तो कहूँ, इतना बड़ा आंसर कहाँ से हो गया इसका, मैंने अभी तो पढ़ा था इसको थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, तो आपका ये रेखा चित्र वगैरह वाला हो गया, तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 11th के अपने इकोनॉमिक्स के फाइनल के एग्जाम के लिए जो हमारा एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू था, सैंपल पेपर था, उसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और आशा करता हूं कि इस पार्ट 2 के सेशन के अंदर हमने आपको जो खंड बा बताया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे आप कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं, आई होप आप सभी ने अच्छे से उनकी प्रिपरेशन कर ली होगी, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। और देखो ऑलमोस्ट हमने आपको कितने पेपर करवा दिए हैं, 3 सैंपल पेपर करवा दिए हैं, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में, जो कि इनफ है आपकी तैयारी के लिए। बाकी हमने आपको दोनों ही बुक्स के एमसीक्यू करवा रखे हैं,
ठीक है। और जो आपकी फर्स्ट वाली बुक है इसके हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, सैंपल की कोई वीडियो मिस हो गई हो, इन एमसीक्यू की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है, तो यहाँ पे आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी बच्चों, उसमें सारी वीडियो मिल जाएंगी आपकी इकोनॉमिक्स के एग्जाम की A to Z जितनी रहेंगी, तो देख लेना वहां से। बाकी चलो बच्चों सेशन को एंड करते हैं, और आप सभी बच्चों को एक बार फिर से आपके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से आपको विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। अच्छे से एग्जाम करके आना, तैयारी अच्छी करवा दी है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर ही देंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। अगेन ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।